हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि मनोज जब अपने गांव पैसे लेने के लिए चला गया तब दिल्ली में श्रद्धा मनोज के बिना अकेलापन महसूस करने लगी। मनोज के बिना उसका कहीं भी मन नहीं लगता था और मनोज के आते ही श्रद्धा का अकेलापन दूर हो गया और वह मनोज से कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ भी नहीं कह पाई। अब आगे तीसरे अटेम्प्ट के लिए जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करने की मनोज की इच्छा थी। माँ द्वारा दिए गए पैसों से उसने केवल इतिहास की कोचिंग पढ़नी शुरू कर दी। जनरल स्टडी की कोचिंग के पैसे उसके पास नहीं बचे। मनोज और श्रद्धा दोनों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स इस बार क्लियर हो गई। मनोज की तीसरी और श्रद्धा की पहली प्रीलिम्स थी यह। अविनाश नवल की प्रीलिम्स भी क्लियर हो गई। पिछली मेंस में अविनाश और नवल सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्हें फिर से मेंस देने का मौका मिल रहा था। गुप्ता का फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का साथ छोड़कर सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत पांडे के काम नहीं आया। परीक्षा में सफलता का कोई भी फुल प्रूफ सिद्धांत अभी पांडे को नहीं मिला था। अपने प्यार के साथ मनोज प्रीलिम्स में सफल हो गया था, जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर से असफल हो गया था। पिछली मेंस में असफल होने के बाद नवल एक बार फिर अपने प्रीलिम्स निकालने के कारण उत्साहित था। सफलता से उत्साहित नवल की इच्छा असफल पांडे पर व्यंग्य करने की होने लगी। नवल ने पांडे से कहा, पांडे, प्यार करने वाले का प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया और प्यार से दूर रहने वाले फेल हो गए, अब क्या कहोगे? पांडे ने प्रीलिम्स के लिए मनोज से अलग रहकर मेहनत की थी, पर वह नहीं जानता था कि कमी कहाँ रह गई। मनोज की सफलता और अपनी असफलता से पांडे के मन में मनोज के लिए ईर्ष्या पैदा हो रही थी। उसने अब मनोज को अपने कॉम्पिटिटर मानते हुए कहा, अभी तो मनोज का केवल प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। प्यार में डूबे मनोज का फाइनल सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मुख्य परीक्षा ही पास नहीं कर पाएंगे। प्यार के साथ सिलेक्शन असंभव है नवल। मुख्य परीक्षा होने तक श्रद्धा रोज मनोज के कमरे पर आ जाती और दोनों साथ पढ़ाई करते। पढ़ने से समय बच जाता तो बातें करने लगते और बातें पूरी हो जाती तो पढ़ाई करने लगते। दोनों को नहीं पता था कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरह से तैयार करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इतिहास और हिंदी में मनोज कोचिंग के नोट्स पढ़ता रहता। जनरल स्टडी में वह अव्यवस्थित ही बना रहा। पैसों के लिए मनोज अभी भी 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम करता रहा। मनोज, श्रद्धा, अविनाश और नवल ने IAS की मुख्य परीक्षा दे दी। सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगे। सामान्य अध्ययन के पेपर मनोज के अच्छे नहीं गए थे। इतिहास, हिंदी साहित्य में भी वह उतना टू द पॉइंट नहीं लिख पाया था जितना मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर लिखते समय सभी पॉइंट मनोज को याद नहीं रहे। मौलिक कर्तव्य पूछे गए तो मनोज केवल 5-6 मौलिक कर्तव्य ही लिख पाया, शेष उसे याद ही नहीं आए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी उसे आधी अधूरी ही याद रही। मुख्य परीक्षा में पास होने लायक तैयारी मनोज नहीं कर पाया था। श्रद्धा की भी यही स्थिति थी। रिजल्ट आ गया। मनोज और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में नहीं हुआ। मनोज के 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की। नवल की तैयारी में भी कमी रह गई, वह भी मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अविनाश ने कमाल कर दिया। सिविल सर्विस की इस परीक्षा में फाइनली वह दिल्ली अंडमान सर्विस डॉनिक्स में डिप्टी कलेक्टर बन गया, पर उसे अभी प्रॉपर IAS बनना था, इसलिए अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी जारी रखनी थी। कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश PSC का भी फाइनल रिजल्ट आया। उसमें अविनाश अकाउंट ऑफिसर बन गया था। अविनाश ने अपनी दोहरी सफलता के लिए बत्रा सिनेमा के पीछे अपनी रसोई रेस्टोरेंट में पार्टी दी। नवल, पांडे, गुप्ता, शरद, मनोज और श्रद्धा ने को आमंत्रित किया। मनोज के नए रूम पार्टनर शरद ने हालिया सफल हुए अविनाश से उसकी सफलता का राज पूछा। अविनाश भैया, आपकी तैयारी का क्या तरीका था? हमें सफलता के टिप्स बताइए ना प्लीज़। ये जानना इतना आसान नहीं है शरद। गुरु ज्ञान लेने के लिए तड़पना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए सफलता जब जीने मरने का प्रश्न बन जाए तब मैं सफलता का राज बताऊंगा। नहीं तो ऐसे तो कई लोग पूछते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, अविनाश ने कहा। शरद ने अविनाश से हिम्मत करके पूछ लिया, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता जीने मरने का प्रश्न बन चुकी है? तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता है कि तुम अभी गंभीर नहीं हुए हो।
तुम्हें हर दूसरे महीने में अपने किसी कजिन की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कजिन हैं तुम्हारे? नई नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे अविनाश ने नई नई तैयारी करने आए शरद की पढ़ाई के प्रति लापरवाही का कटु प्रहार किया। शरद को उम्मीद नहीं थी कि अविनाश उसे इस तरह व्यंग्य के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, पर सफल अविनाश को इस फील्ड का नया खिलाड़ी शरद कोई जवाब नहीं दे पाया। अविनाश की बात सुनकर शरद चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। मनोज अपनी मुख्य परीक्षा की असफलता के कारण चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। मनोज को लग रहा था कि कहीं न कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के तरीके में जरूर कोई बड़ी खामी रह गई है। पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अविनाश से पूछा, अविनाश बताओ ना, क्या तरीका रहा तुम्हारा पढ़ाई करने का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ मिलेगा। अरे कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे, अविनाश ने मनोज को टालते हुए कहा। पांडे चुपचाप बैठा यह चर्चा सुन रहा था। सामने रखी सलाद की प्लेट में से टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उसने अविनाश से कहा, अविनाश, मनोज के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ की बातों के लिए? वे तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं। पांडे इस बात से खुश था कि मनोज के प्रति उसकी भविष्यवाणी सही निकली। प्यार में डूबा मनोज मुख्य परीक्षा में फेल हो गया था। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवल से कहा, क्यों नवल, मैंने कहा था ना कि प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का भी कोई लिहाज नहीं किया। पांडे मनोज के मेंस में असफल होने के कारण केवल श्रद्धा को ही मान रहा था। अविनाश अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अविनाश ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास बंद करो पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अविनाश की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी के से अति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए। आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलेंगी और पूछेंगी कि मनोज आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जौरा से मुरैना टेम्पो चला रहा हूँ। पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी के इस माहौल में इतनी घटिया बातें कर सकता है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखता तो कभी पांडे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। पांडे की बात सुनकर अविनाश भड़क गया। पांडे, यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखा करो। तुम तो प्रीलिम्स में फेल हो गए थे, तुमने कौन से तीर मार लिए? मनोज ने कम से कम मेंस परीक्षा तो दी। पांडे ने अविनाश की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर से सामने रखे मंचूरियन को खाते हुए कहा, मैं तो मनोज के भले के लिए कह रहा हूँ, पर उन्हें भले की बात कहाँ समझ आती है। पांडे मनोज का सारा भला श्रद्धा के बिना करना चाहता था। श्रद्धा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात पूरी करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी को फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहां से जाते हुए देख पांडे ने लोगों को सुनाते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके पहले भी मनोज कई बार अपमान हुए थे। गांव में घुसते ही व्यंग्य बाण झेले थे। लाइब्रेरी में भी उसे अपमानित किया गया था। अपमान और बेबसियों की एक लंबी श्रृंखला को उसने झेला था, पर आज श्रद्धा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा ठिकरा उसके प्यार पर फोड़ दिया। दोनों सिर झुकाए साथ चले जा रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। मनोज ने गुस्से से श्रद्धा से कहा, मैं पांडे को कभी माफ नहीं करूंगा, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा। श्रद्धा ने ठंडी आवाज में कहा, पांडे ने तो हमें आईना दिखाया है, असफलता ऐसे ही अपमानित होती है। अब इन अपमानों की आदत डाल लो मनोज। चेहरे का रंग लाल हो गया था मनोज का। श्रद्धा अपनी बात कहकर मनोज की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, पर मनोज अभी भी अपमान में जल रहा था। मनोज को चुप देखकर श्रद्धा ने आगे कहा, इसलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो, पर तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी अपमान कर रहे हैं। पांडे के कड़वे व्यंग्य से आहत मनोज की उम्मीद थी कि पांडे को
भला बुरा कहेगी श्रद्धा, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो वह उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूँ मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जा रहा है? तुम भी मुझे ही गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की बात थरथराने लगी। वह सामान्य से तेज हो गई। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से पार्क की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार अधूरी बात ही कह पाई श्रद्धा मनोज से। वह बात उलझी ही रह गई। मनोज ने सामने खड़ी श्रद्धा के आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूँ मैं? क्या प्यार कर रहा हूँ? फिर कुछ देर रुककर उसने श्रद्धा से फिर पूछा, कौन कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह खड़े होकर क्या करे, इसलिए वह फिर से बेंच पर बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी श्रद्धा, मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से, मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे, मैं तो केवल सांसें ले रहा हूं तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 15 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे नाम के साथ सिर उठाए खड़ा रहूँगा। ना जाने कब से मनोज के मन में दबी हुई प्यार की चिंगारी भड़क उठी। बिना किसी संकोच के मनोज ने श्रद्धा के सामने अपना प्यार अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी। वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। मनोज की नज़रें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे अपनी नज़रें पार्क में घुमाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने 2 लंबी सांसें भरकर श्रद्धा से फिर कहना शुरू किया, पांडे कहता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ? क्या प्यार कमज़ोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से मैं भरा भरा घूमता फिरूं। बस तुम एक नज़र मुझे देख लो, इतने से ही मैं ये दुनिया उलट पलट कर दूं। ये नौकरी सिलेक्शन क्या चीज़ है? अपने वाक्य के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था। इसी डूबने से वह बच पाएगा ऐसा उसे लग रहा था। श्रद्धा को लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं शायद उसकी खुद की बात कर रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में यही सब तो सोच रही थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया था तब वह उसके लिए परेशान हो गई थी। आज उसकी बात सुनकर न जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों से आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। 1-2 मिनट बाद उसने कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ साथ चलने लगा, चुपचाप। श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते भर दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं था। वह तो अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने मन में से बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में से 2 लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम में अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी कहना नहीं था। अपनी क्षमता के साथ साथ न्याय न करना, खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सारे अपमानों से बदला लेने का एक और केवल एक ही तरीका है, वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाना। श्रद्धा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी, नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज से कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने वाले 5 दिन अचानक तैर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढते तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन, मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख से भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखती हुई श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल रैकेट पर शटल के लगने की आवाज़ आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पलट दो ना ये दुनिया प्लीज़। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एक सार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल मनोज को देखा और पलटकर हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रहा। उसकी दुनिया अचानक एक पल में बदल गई। श्रद्धा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, अब उलट पलट दो ना ये दुनिया प्लीज़। बैडमिंटन में जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से कहा, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना।
मनोज ने लड़की की आवाज़ सुनी और हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। फिर वह तेजी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह गांधी विहार जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब से यह एक वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था श्रद्धा से। कब से वह श्रद्धा के चेहरे को इसी लालसा से देखना चाहता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुराया जाए। आज वह दिन आ गया था, लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अविनाश के कमरे पर नहीं जा रहा बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की असफलता का निराश पीछे छूटता जा रहा था और सफलता की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ने के बाद वह अविनाश के कमरे पर पहुंच गया। अविनाश ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश ने उससे कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक एक पल मेरे लिए कीमती है, मनोज ने तपाक से कहा। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो, इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं। तुम यदि पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अविनाश ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उससे कहा, मनोज, यह एक स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर मैं तुमसे बात करूंगा उतना समय यह वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अविनाश ने आगे कहा, मनोज, 22 मई को IAS प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने साल के पेपर में से ही कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स को नोट भी करता जा रहा था। अविनाश ने जनरल स्टडी के बारे में बताया। जनरल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर तैयार करो। इतना कहकर उसने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज, मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अविनाश ने पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे, मनोज ने सोचते हुए कहा। अविनाश ने हंसते हुए पूछा, कंफर्म? मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने ही नहीं थे। अविनाश ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधे रहो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो या किसी से बात कर रहे हो तो इसे रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज के घंटे आपको रिकॉर्ड करने का दर्ज करना है। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई पहले कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी और वह रूम पार्टनर पांडे से बातें करते रहता और सोचता था कि आज तो 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल PSC पर फोकस करूंगी। इस साल का IAS एग्जाम मैं नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को IPS बना हुआ देखना चाहती हूँ।
एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉप वॉच के अनुसार 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे स्टॉप वॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसों के लिए अधिक परेशान होना न पड़े। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपये श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगा। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया। प्रीलिम्स की परीक्षा हो गई। मनोज को प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार सिविल सर्विस के स्थान पर उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम्स परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग के पिछले साल आईएएस बन चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट को परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सटीक रणनीति तलाश रहा था। वह सेलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरशः पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर, मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता जरूर मिलती है। सौरभ राव ने आगे कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटजी मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट दो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे समझ आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके कई बार लिखकर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद कर करके कई बार लिखकर देखना चाहिए। इस बार मैं सौरभ राव सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागजों के 2 पैकेट खरीदे और श्रद्धा से कहा, 1 महीने में 500 पेज, यानी रोज लगभग 20 पेज हमें लिखने हैं। श्रद्धा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए यही रणनीति अपनानी होगी। अब हम रोज 20 पेज लिखेंगे। पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे और टेस्ट देंगे, और यही क्रम परीक्षा तक चलता रहेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंका थी, लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि मैं अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते, और अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में ही पहली बार लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर हम अपना लेखन सुधार लें। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सही कह रही हो तुम। इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी कभी नहीं लिखा हो, मनोज ने कहा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा। परीक्षा के पुराने पेपरों का अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता। उसे जब यह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिख कर देख लेता। सुबह से लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर से 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। श्रद्धा साइंस टेक, इंटरनेशनल सिलेक्शन और करंट अफेयर पर अपने कमरे से नोट्स बनाकर शाम को 6 बजे उसके कमरे पर आ जाती। फिर दोनों सामान्य अध्ययन के टॉपिक रात को 10 बजे तक लिख लिख कर याद करते। पर इसके बावजूद मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की जरूरत महसूस हो रही थी। बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते थे। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही एक कोचिंग खोली है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर, हम 2 लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसे के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सर को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वाले का सामना करना पड़ गया। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर, मेरे पास फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे। उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, फिर भी वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की।
यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ यह अन्याय होगा। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने कहा, सर, बिना जनरल स्टडी के कोचिंग मेरा सिलेक्शन संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी मैं सबसे पहले आपकी फीस चुकाऊंगा। मनोज की बात सुनकर विनय सर हंस दिए। फिर उन्होंने अपनी टेबल के ड्रॉअर में से 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ़ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्जाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ाने से ज़्यादा टेस्ट लेने पर भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता अगले दिन पढ़ाने से पहले उसका टेस्ट जरूर लेते थे। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, साहित्य और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते और गलती निकलने पर मनोज फिर से सुधार कर लिखने का अभ्यास करता। अगस्त की 5 तारीख आ गई। अविनाश के कमरे पर उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी। गुप्ता और शरद डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अविनाश के बर्थडे पर आ गया था और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बेतरतीब थे, पर पास बैठी श्रद्धा उसके अनगढ़ डांस पर भी मोहित हुए जा रही थी। नवल और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टीबाजों के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई। मनोज धम्म से जमीन पर बैठ गया। प्रीलिम्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की प्रीलिम्स के रिजल्ट के प्रति आशंकित करने वाले भय ने उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर अधूरे कटे छूट गए। पांडे, अविनाश, गुप्ता, नवल और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। मनोज के रूम पार्टनर शरद ने यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, इसलिए वह केवल दर्शक बना रहा। वह सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देखकर आया। मनोज, अविनाश, नवल, पांडे का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। गुप्ता का नहीं हुआ। वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कस लगाया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सब घबरा गए। अविनाश ने जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा। उठो बे गुप्ता। शरद ने घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता के इस तरह कमरा बंद करने से सभी लोग आशंकित हो गए। अविनाश ने आवाज़ लगाई, गुप्ता, नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा? गुप्ता अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अविनाश को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का अनुपात ज़्यादा था, इसलिए अविनाश केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी निरस्त करने के मूड में नहीं था। अविनाश के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। सभी की चिंता बढ़ने लगी। नवल ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता, 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल IAS की परीक्षा में है। स्टेट PSC की परीक्षा में 40 साल तक दे सकते हैं। 10 साल है अभी तो तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। इतना कहकर नवल ने दरवाजे को लात मारकर गुप्ता को चेताया कि यदि वह जल्दी बाहर नहीं आया तो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। गुप्ता भी ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज़्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज़्यादा देर तक कोप भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वह मान गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 IPS के तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उसे निकाल दिया। उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिए और गाली देता हुआ बोला, साला, चलो टंटा खत्म हुआ। IPS में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती। केरल या पश्चिम बंगाल में IPS बनने से क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके IPS के स्टार और बिल्ले निकालकर अपनी जेब में रख लिए। श्रद्धा ने IPS का यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसके उत्तरांचल PSC का प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दुगने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात का होश नहीं रहा। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 25 से 30 पेज तक के चला गया।
एक अजीब सा पागलपन उस पर छा गया था। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई ही थी। वह सब कुछ भूल गया था, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब। केवल याद करना लिखना बस उसे याद था। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ टेस्ट पेपर देना शुरू किए। मनोज पूरे 3 घंटे तक पूरी एकाग्रता से केवल टेस्ट पेपर सॉल्व करता। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार करता कि उस उत्तर में क्या लिखना है। भले ही उस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाए, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न शुरू नहीं करता था। मनोज ने 1 महीने में 25-30 टेस्ट पेपर कोचिंग में जाकर दिए। इन टेस्ट पेपरों से उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज IAS मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करने लगे। तो दोस्तों, क्या मनोज की मेहनत रंग लाएगी? क्या मनोज की मुख्य परीक्षा हो गई? अब मनोज और श्रद्धा क्या साथ साथ रहेंगे या बिछुड़ जाएंगे? देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।